नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार उतंगत में। उम्मीद है आप सभी शानदार, जबरदस्त और बहुत अच्छे होंगे। हमारी क्लास कल नहीं हो पाई थी क्योंकि ड्यू टू मैराथन मैंने आपको बता दिया था कि हमारी मैराथन होने वाली है। मतलब हमारी क्या, मेरी मैराथन थी। और है ना, और उस कारण से लगभग वो 3 बजे तक क्लास चली थी, सुबह 9 बजे से। तो हम आज मिल रहे हैं, ठीक है, मंडे के बाद में। सबसे पहले तो ये बताओ कैसे हैं आप सब। हम ना, हम पढ़ रहे थे एटम और मॉलिक्यूल। मैंने उस दिन वाली पीडीएफ लगाई है जो हमने पढ़ ली थी, है ना। परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है, उसके बारे में हमने सामान्य जानकारी ली। दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के अणु का निर्माण होता है, अणु के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। और जो कंफ्यूजन आपको था, उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास भी मैंने किया। मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक तक हमने पढ़ा। और फिर हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इसके बाद में हमने यहाँ पर स्थिर अनुपात के नियम को देखा। अब एक्चुअल में क्या होता है कि, है ना, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई पढ़ना कैसे है, और कितने बच्चों ने आज ये तरीका अपनाया है। मेरी इस क्लास के शुरू होने से पहले आपने एक दिन पहले का जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ करके आप आए हैं। चलिए बताइए। नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ठीक है, प्यार है आप सभी का। ठीक है, कितने बच्चों ने वो तरीका अपनाया है जो मैंने आपसे कहा था, है ना। तो कितने आज रिवीजन करके आए हैं। कल की क्लास नहीं चली। परसों मैंने बताया था कारण क्या है, और आज भी आती मैंने बता दिया था क्लास क्यों नहीं हुई। अब प्रॉब्लम ये है, आप परसों भी नहीं आए और आज भी समय पर नहीं आए। तो दो दो बार तो कैसे हो सकता है, ठीक है ना। मेरी अगर कोई क्लास ऑफ होती है तो मैं एक दिन पहले ही, जेन्युइन रीजन होता है तो मैं बता देता हूँ। चलिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है। काफी बच्चे कह रहे हैं सर हमने वो तरीका अपनाया है। देखो, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो डोल्टन साहब है। जैसे कि कल आपने एक सन को लेकर के मुझसे चर्चाएं की थी कि सर यहाँ पर दो सन आते हैं। डोल्टन चाचा में भी 2 ईयर आते हैं। ठीक है, डोल्टन चाचा में भी कितने साल आते हैं, 2 साल आते हैं। तो हमें एटॉमिक मॉडल भी पढ़ने हैं। एटॉमिक मॉडल क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करना है। तो ये जो चाचा थे ना, इन्होंने एटॉमिक मॉडल भी दिया था, है ना। तो डोल्टन का परमाणु सिद्धांत कब आता है, 2 ईयर है देखो। एक साल है 1803 का, और एक साल है 1808 का। तो 1803 में ये चाचा क्या करते हैं, अपने परमाणु का एक मॉडल देते हैं परमाणु को समझाने के लिए, जिसे ठोस गोले का मॉडल कहा जाता है, सॉलिड स्फेरिकल मॉडल कहा जाता है ना। और एक इन्होंने सिद्धांत दिया सन 1808 में। तो जो 1808 में इन्होंने सिद्धांत दिया है उसे कहते हैं परमाणु सिद्धांत, या डोल्टन का परमाणु सिद्धांत। इंग्लिश मीडियम वाले डोल्टन्स एटॉमिक प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। साउंड इंक्रीज करिए, अरे बेटा यार, सबको सही सुनाई देता है। चलो, अब क्लियर है ना। बढ़ाया नहीं है मैंने, 0 डेसिबल कर दिया है। तो मैं भी शायद अब आपको और अच्छा सुनाई दे। ठीक है ना। बढ़ाने का तो ऑप्शन होता ही नहीं है मेरे इसमें। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर, यहां पर ठोस गोले का मॉडल। सॉलिड स्फेरिकल मॉडल। ठोस गोले का मॉडल किसने दिया था सन 1803 में, जॉन डॉल्टन द्वारा दिया गया। किसने दिया था, जॉन डॉल्टन के द्वारा। अब इन्होंने सन 1830 में एक मॉडल दिया, और इनके मॉडल कैसा दिखता है, क्या है इनका मॉडल, किस तरह का है, आइए, कुछ विशेष नहीं है। इन्होंने अपने मॉडल को बड़ा सिंपल तरीके से समझाया हम लोगों को कि भैया, ये एक ठोस गोला है, और ये एटम का स्ट्रक्चर हो गया, परमाणु हो गया।
है ना, ना इलेक्ट्रॉन का पता, ना प्रोटॉन का पता, ना न्यूट्रॉन, बस एक गोला बना दिया कि एक ठोस गोला होता है। ठीक है, तो ये जॉन डोल्टन ने दिया। ये किसका मॉडल था, ठोस गोले का मॉडल? तो कभी आपसे पूछा जाए तो परमाणु का मॉडल। एटॉमिक मॉडल था, ठोस गोले का मॉडल था। सर आप अच्छे से समझाइएगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। मैं तो भैया कोशिश वही करता हूं। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। देखो मैं इसीलिए मैंने आपसे एक चीज भी कही थी कि 90% डेटा हम हाथ से लिख के पढ़ते हैं, लेकिन जहां इमेजेस चाहिए, जहां पीपीटी चाहिए, जैसे फॉर्मूले वाला टॉपिक है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हाथ से भी लिखूंगा तो वही लिखूंगा। तो जहां पीपीटी यूज होती है हम वही करेंगे, बाकी हर चीजें मैं हाथ से ही लिख करके आपको पढ़ाता हूँ। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, वो आप ही का नंबर है ना। इस एप्लीकेशन के अंदर जब आप लॉगिन करते हैं तो वो किस नंबर से लॉगिन है वो इसको शो कर रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ, है ना। और रही बात, तो थोड़ा सा तो बिलीव करिए। चलिए, ओके। चलिए, आप कर दिए ना धोखा, आपकी क्लास दिखा नहीं रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है यार? हवा में लाइव थोड़ी होती, जब तक क्लास नहीं दिखेगी तो लाइव कैसे होगी? है ना। आप ये कह रहे हैं कि सर मैं बस स्टैंड पे बैठा था, मुझे बस नहीं दिखी, लेकिन आप बस में बैठ करके जा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, और वैसे भी आपकी क्लास का समय 1 बजे है बाबू, 1 बजे के आसपास अपने लाइव सेक्शन में आप देख लिया करें। 5 मिनट के अंतराल में हम लाइव हो जाते हैं। ठीक है, हर चीज के लिए जिम्मेदार टीचर को नहीं कहें। ठीक है, कुछ टेक्निकल चीजें भी हो जाती हैं कभी कभी, है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के साथ में। पहले दोस्त हम बात कर रहे थे यहां पर ठोस गोले का मॉडल। देखो ठोस गोले के मॉडल की जब बात करें तो डोल्टन ने क्या कहा कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कण परमाणु से बना है। ऑल मैटर फॉर्म्ड बाय, है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक, ऑल मैटर फॉर्म्ड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, ऑल्सो नोन एस एटम, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज कही जाती है। तो प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। भैया अब मैं पढ़ा लूं, आपके डाउट में लास्ट के 5 मिनट में ले लूंगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, है ना। अगर मैं आप ही के जवाब देता रहा पूरे 1 घंटा तो सोचिए आप कब पढ़ेंगे। ठीक है, कल का क्लास नहीं दिख रहा है, परसों का क्लास आपने लिया होता तो क्यों नहीं हुआ है उसकी जानकारी मैंने दी है। ठीक है, उस क्लास के अंदर दी है कि कल की क्लास क्यों नहीं हुई। ठीक है, आपने परसों की क्लास नहीं ली इसका मतलब। दूसरी बात, आज की क्लास शुरू में आते ही मैंने कहा कि कल की क्लास क्यों नहीं हुई। तो 2 बार जब एक टीचर बता रहा है तो ना आप परसों का ले रहे हैं ना आज का ले रहे हैं, बस नहीं हुई है आकर के, मतलब आपका फोकस ही नहीं है क्लास के अंदर, या आप सुनते ही नहीं है क्लास, बस देख लिए अच्छा आज की हो गई है, कल की हो गई है, या तो आपको ये पता ही नहीं है। 3 बार तो मैं अभी बता चुका हूं, अब यहाँ हेडर पे लिख दूं तो एक अलग बात है बाबू। ठीक है? गजब करते हो यार, है ना। कम से कम पहले अपनी गलती तो देखो कि मैंने एक दिन पहले की क्लास ली या नहीं ली है। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कण परमाणु से बना है। ऑल मैटर फॉर्म्ड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑल्सो नोन एज एटम। इन्होंने परमाणु को क्या कहा, परमाणु एक ठोस गोला है। एटम इज अ सॉलिड स्फेरिकल।
अब ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि इस समय तक याद रखिएगा, है ना, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उप परमाणविक कण, है ना, ये इन्होंने नहीं कहा, ऐसा इसलिए अपन यहां ब्रैकेट में लिख, उप परमाणविक कण नहीं खोजे गए थे। सब एटॉमिक पार्टिकल नॉट डिस्कवर्ड। ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं, ये क्या चीज होती है? आज के समय में ये तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनकी खोज नहीं हुई थी, है ना। आज हम सब जानते हैं कि भैया परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, लेकिन उस समय तक, है ना, याद रखिएगा, जब इन्होंने सॉलिड स्फेरिकल मॉडल दिया, ये इसे कभी कभी बिलियर्ड्स, है ना, याद रखना, है ना, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स बॉल मॉडल भी कह देते हैं, है ना। मतलब वही बिलियर्ड की जो बॉल होती है वो एकदम ठोस होती है, सॉलिड होती है। तो ये चीज ध्यान रखिए, तो इन्हें बिलियर्ड बॉल मॉडल भी कहा जाता है। एक ठोस गोले का मॉडल दिया, है ना, परमाणु एक ठोस गोला होता है, वो परमाणु कण नहीं खोजे गए थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। अब नहीं हुई तो इन्होंने कह दिया एक गोला होता है भैया, और इस गोले की अगर हम बात करें तो इस गोले का विभाजन नहीं हो सकता, दुनिया की प्रत्येक वस्तु इस गोले से मिलकर बनी हुई, इस गोले का नाम परमाणु रख दिया, है ना। क्योंकि उस समय तक डिस्कवरी नहीं हुए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये सब बाद में खोजे जाते हैं, और जब पता ही नहीं है किसी को, जब डिस्कवर ही नहीं हुआ है, तो हाउ कैन इट्स पॉसिबल कि ये बता देंगे? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये इन्होंने ठोस गोले का मॉडल दिया था। कब दिया था? 1803 में। अब इसी के बेसिस पर कुछ समय बीतते हैं, लोग इनसे प्रश्न करते हैं, तो आगे चल करके सन 1808 का दौर आता है, 1808 का। ये तो एक बेसिक सा पॉइंट हो गया, यहां से पूछेंगे तो बस इतना प्रश्न पूछेंगे, ठोस गोले का मॉडल किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। क्योंकि बच्चा बहुत सी बार ये पढ़ता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में यहां क्या होता है भैया, अगली चीज निकलकर जो आती है वो आती है डाल्टन्स एटॉमिक प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, यहां से बहुत प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो भाई डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ डाल्टन। तो डाल्टन्स का एटॉमिक प्रिंसिपल की बात की है, डोटम बोल दिया मैंने, डाल्टन्स एटॉमिक प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, है ना। तो आप ये भी बोल सकते हैं डाल्टन्स एटॉमिक प्रिंसिपल, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिएगा। ये इस बंदे ने, है ना, दिया किसने? वही जॉन डाल्टन, किसी और ने तो दिया नहीं है, नाम से स्पष्ट है, सन 1808, नाम है जॉन डाल्टन, है ना। ये बहुत कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे दुनिया को परमाणु के बारे में जानकारी होती है। मतलब ये कहते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो ये कैसे बनी, क्या बनी, किस तरह से। लेकिन एक प्रश्न और भी जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डाल्टन से पहले ये बताने वाले कौन व्यक्ति थे किस, है ना, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने। तो एक नाम याद रखिएगा आप, है ना, नाम है उनका महर्षि कणाद, है ना, है ना। आप आचार्य कणाद कह सकते हैं, महर्षि कणाद कह सकते हैं। तो ये जो कणाद साहब थे, इन्होंने कब दिया था ये? इन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया था, मतलब एक लाइन कही थी 860 ईसा पूर्व, है ना। अब इसमें और इसमें कितने साल का अंतर हो गया? 1800 साल तो ये और 800 साल ये, ठीक है, लगभग लगभग 2600 साल का अंतर हो। मतलब एक राउंड फिगर हम 2500 साल बोल सकते हैं। डाल्टन से 2500 साल पहले एक व्यक्ति आए और उन्होंने एक लाइन कही थी। इन्होंने परमाणु वर्ड नहीं दिया, लेकिन एक प्रश्न आता है अक्सर रेलवे एग्जाम्स में और स्टेटमेंट लिखा होता है, डाल्टन से पहले किसने बताया था, डाल्टन से पहले किसने बताया था कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? आंसर होता है आचार्य कणाद या महर्षि कणाद। ठीक है, तो इन्होंने बस एक लाइन कही थी कि सभी
सभी, है ना, जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तु सूक्ष्म कण से मिलकर बनी होती है। सभी वस्तु सूक्ष्म कण से बनी होती है। ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, है ना, ए टू जेड कोई भी हो, तो याद रखिएगा ऑल ऑब्जेक्ट और है ना, ऑल ऑब्जेक्ट कह लो या मैटर कह लो, मैटर फॉर्म्ड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और इसी पार्टिकल को आज के समय हम क्या कह रहे हैं? परमाणु कह रहे हैं। बस नामकरण हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया? नामकरण हो गया, इसके अलावा कोई चीज नहीं। तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में जिस दिन बनता है ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार डाल्टन से पहले कौन बता गए थे? आचार्य कणाद बता गए थे, है ना, इंडिया के रहने वाले हैं। ऐसे कई इंडियन हैं, है ना, जिन्होंने ये चीज कही। लेकिन क्या होता है कि इनकी जो पुस्तकें हैं ना, वो थोड़ी सी ऐसी होती है कि भाई लोग अपने इंडिया वाले सवाल करें, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। भाई इंडिया ने बहुत कुछ, नागार्जुन ने, है ना, रस रत्नाकर लिखी, तो नागार्जुन को कह देते हैं भैया ये तो ऐसे ही लिख दी, माइथोलॉजिकल है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? महर्षि आचार्य सुश्रुत हुए, है ना, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, है ना। भाई चरक हुए, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, जिसमें किस प्रकार के ऑपरेशन में किस उपकरण का, है ना, यूज किया जाएगा ये बताया। ये वो दौर थे जब इंडिया के लोग ही इंडियन, है ना, पुस्तकों के बारे में नकार कर रहे हैं, आज भी करते हैं, अरे ये तो ऐसी किताब है, ये तो ऐसी किताब है, ये तो वैसी किताब है। लेकिन एक बार, जब तक मैं आपसे ये कहूंगा कि एक बार उस पढ़ा जरूर करिए, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उस पर कमेंट कैसे कर सकते हैं? जब तक हमने उसको देखा ही नहीं, है ना, बस सुन करके कि ये इससे रिलेवेंट है, हमने कमेंट कर दिया, ये तो, है ना, कुछ भी लिख दी होगी इन्होंने। लेकिन आप देखिए कि जब ये अंग्रेज भारत आए तो इन्होंने उनको ट्रांसलेट करवाया, और ट्रांसलेट करवा करके पढ़ा, और जो चीजें काम की थी वो निकाली। सोचने वाली बात है। उन्होंने वो ज्ञान निचोड़ लिया जो उनके काम का था, जो नहीं था वो छोड़ दिया। ये बहुत, है ना, ये जिस जिस देश में गए हैं वहां इन्होंने यही काम किया है। जो जो इनको काम का लगा, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है, और बता दिया साहब ये हमारा है। ये काम चीजें हुई, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, सन 1808 जॉन डाल्टन की बात करते हैं। सभी पदार्थ का निर्माण किससे होता है? परमाणु से होता है, ये बात इन्होंने कही, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो सबसे पहली चीज इन्होंने जो कही है, सबसे पहला बिंदु जो इन्होंने कहा है ना, परमाणु, या फिर ऐसा लिख लीजिए, सभी पदार्थ, है ना, का निर्माण परमाणु से होता है। सभी पदार्थ का निर्माण किससे होता है? परमाणु से होता है। ऑल मैटर, ठीक है, फॉर्म्ड बाय, ठीक है, सेम टू सेम है, वहां बस स्मॉलेस्ट पार्टिकल लिखा है, यहां पर हम वो लिख रहे हैं, फॉर्म्ड बाय एटम। अब इन्होंने कहा सभी पदार्थ, दुनिया का हर एक छोटा से छोटा पदार्थ हो सकता है। लेकिन एक चीज थी, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र नहीं पाया जाता, ये बात इन्होंने ही कही, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन स्वयं में परिवर्तन नहीं करता। कि सर मतलब, जैसे ये समझिए कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़े, तो उन्होंने H2O बनाया। लेकिन एक कंडीशन ये है कि ऐसा नहीं है कि वो H2O बनाने पर उनके मॉलिक्यूल खुद ही बदल गए। अगर आप अलग करोगे तो हाइड्रोजन का परमाणु हाइड्रोजन के साथ ही सेपरेट होगा, मतलब उसके खुद की प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं होते, ठीक है। तो इट्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, बट नॉट चेंज ऑन प्रॉपर्टी। लेकिन ये अपने गुण नहीं बदल देता,
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वयं में परिवर्तन नहीं करते। बात तो ये भी सही निकल के आती है यार। ठीक है, ओके, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब यहां समझना, इन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने ये 2 पॉइंट समझाए, ठीक है सर, कि मिल गए। जैसे आप हैं, आप घर से बाहर निकले और वापस घर जाएं तो घर जाकर के आप बाहर जैसे देखते हो वैसा बिहेवियर करते हुए घर का बिहेवियर, क्या सर घर का तो घर का ही बिहेवियर रहेगा, घर वाले मारेंगे नहीं क्या, पकड़ के कूट देंगे हमको। सेम इनका भी, इनमें भी कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन ये बना देते हैं किसी को भी, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इन्होंने कहा परमाणु स्वतंत्र नहीं पाया जाता, वो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एटम नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, परमाणु स्वतंत्र नहीं पाया जाता। एटम नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, तो ये स्वतंत्र होता ही नहीं, क्योंकि स्वतंत्र अणु पाया जाता है, वो देखने को मिलेगा भी नहीं। ये सब किसने कहे हैं, तो ये किस चाचा के बारे में बात कर रहे हैं, डाल्टन के बारे में। तो ये सब पॉइंट डाल्टन के ही हैं, हम जिसके अंदर पढ़ रहे हैं पॉइंट। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तो किसने कहे हैं, डाल्टन ने कहे हैं। ठीक है, अब इनका वो स्टेटमेंट जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, नंबर 4। ठीक है, इन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य कण है ना। कई बार आता है कि एटम कैसा पार्टिकल है, एटम इज अ अनडिविजिबल या इनडिविजिबल पार्टिकल, इनडिविजिबल। मतलब परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु के हम टुकड़े नहीं कर सकते, परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये कैसे पता, क्योंकि इससे छोटा कोई कण उन्हें मिला नहीं, और उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई नहीं। हालांकि ये बात आगे चल करके तो ना गलत साबित होती है। देखो क्या हुआ, हम ऐसा सोचते हैं कि बड़े महान रहे होंगे, ये रहे होंगे, सोचने वाली बात है। आप समझो, है ना, वैज्ञानिक क्या करते थे, जो उन्हें जिस चीज पे वो काम करते थे, जैसा उन्हें समझ में आता था वो चीजें लिख देते थे। आगे चल करके यदि उनमें बदलाव हुआ तो वो गलत साबित हो जाते थे, और अगर वो सही हो गए तो वो महान हो जाते थे। ये चीजें चलती थी, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो परमाणु अविभाज्य कण है, एटम इज अ इंडिविजिबल पार्टिकल, है ना। परमाणु जो होता है वो क्या होता है, अविभाज्य कण होता है ना। ये मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे कि मैं हूं, या ना, मैं अपने दोस्तों के साथ जब घूमता फिरता हूं तो वैसी बातें करता हूं, घर जाता हूं तो वैसे नहीं करूंगा, सेम टू सेम आप भी होते हैं। ठीक है, तो भाई दोस्तों के साथ हमारा बिहेवियर अलग है ना, घर वालों के साथ हमारा बिहेवियर अलग है, तो ये चीज आप यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो सेम टू यहां भी वही चीज है। तो परमाणु अपने गुण कभी नहीं त्यागता, उसके गुण रहेंगे, भले वो केमिकल रिएक्शन में किसी के साथ भी पार्टिसिपेट कर ले, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा। अगर हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का ही बना रहेगा, ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का ही बना रहेगा, है ना। 118 तत्व है ऐसे टोटल मिलाकर। तो इसीलिए एक लाइन इन्होंने और कही थी, परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट किया जा सकता है। तो एक लाइन बड़ी फेमस हुई थी यहां से, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। एटम नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझना। कहां गया, ये रहा। मेरे हाथ में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। इस लोहे के टुकड़े को मैं महीन बारीक पीस करके बिल्कुल पाउडर जैसा कर देता हूं और इसे जमीन में उड़ा देता हूं। मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने इस लोहे को खत्म कर दिया,
ये लोहे का पार्टिकल है, थोड़ा बड़ा है, मैंने इसको बहुत बारीक पीसा, बिल्कुल पाउडर के फॉर्म का करके मिट्टी में इसको उड़ा दिया। मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने लोहे को खत्म कर दिया? अब लोहे का मॉलिक्यूल भी भाई सीधी सी बात है एटम या परमाणु से बना है। मुझे एक बात बताइए कमेंट सेक्शन में आप, क्या मैंने इस लोहे के मॉलिक्यूल को खत्म कर दिया? बताइए। बिल्कुल नहीं किया ना, है ना। बस क्या हुआ है, रूप बदल गया है। वापस से उस जमीन में से भैया हम मैग्नेट को ऐसे घुमाएंगे तो लोहे के पार्टिकल वापस आ जाएंगे। ठीक है, लोहे के कण वापस आ जाएंगे। क्या बात है। ठीक है, बस यही मैं समझाना चाह रहा हूं, यही चीज इन्होंने कही कि परमाणु अविभाज्य है, आप उसे कुछ भी कर लीजिए, है ना, आप उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। तो परमाणु अविभाज्य कण होता है। ठीक है, परमाणु को न तो, अब मुझे एक बात बताइए, हमने जमीन से उस लोहे के टुकड़े से है ना बारीक चूरा उठाया और वापस से इस लोहे को हमने क्या कर दिया, बना लिया। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे एक पॉइंट पूछना चाह रहा हूं, है ना, क्या मैंने इस लोहे का जो जमीन में से उस बारीक बारीक चूरे को उठा करके गर्म करके पिघला करके वापस से इसको ये आकार दे दिया? तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने उस परमाणु को बनाया? क्या मैंने उस लोहे को, मैंने लोहे का रूप बदल दिया, क्या मैंने उस लोहे को बनाया? तो आप कहेंगे सर नहीं बनाया। आप क्या कहेंगे? सर नहीं बनाया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज है ना। अब इसको समझने में ये क्या होता है, क्यों होता है, बड़ा एक डाउटफुल चीज रहती है। तो ये चीज हमें इजीली समझ में आ जाती है ना। बस ये है कि आकार बदल गया था, रूप बदल गया था, है ना। एक बच्चा बार बार कह रहा है शायरी शायरी, उसने 50 बार कमेंट कर दिए। बेटा देखो, एक अच्छी चीज समझाने वाली चल रही है, इन्हें शायरी चाहिए। तो बेटा, है ना, आप गूगल पे जाइएगा, वहां लिखिएगा मोटिवेशन शायरी 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, और बैठ जाइए, जिस दिन मोटिवेट हो जाओ उस दिन पढ़ लेना, है ना। तो अब कमेंट मत करना ये, चलिए, है ना। ऐसी चीज समझा रहा हूं जो कम समझ में आती है और इनका अलग ही चल रहा है। ठीक है, अब कमेंट मत करना कॉपी पेस्ट, अदरवाइज मुझे आपको परमानेंट रवानगी देनी पड़ेगी। मैं आपको एक बार बहुत प्यार से समझा रहा हूं, ठीक है। और मैं आंखें बड़ी करके मुझे देखनी पड़ती है, मुझे चश्मा लगा हुआ है, पता चला नहीं कहेंगे सर गुस्से में बोल रहे हैं, है ना। और मैं चश्मा लगाता हूं तो मेरे साथ एक बड़ी दुविधा है ना। वो कहते हैं ना कि चश्मा पहन के देखूं तो मुझे दिख तो जाता है, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा लगाऊं तो मेरा सर फट जाता है, हेडेक होने लगता है। ठीक है, अब परमाणु नाम किसने दिया, है ना, अणु नाम किसने दिया, परमाणु की संरचना क्या होती है, ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम परमाणु की संरचना पढ़ेंगे, है ना। अभी हम डोल्टन की बात कर रहे हैं बाबू, किसकी बात कर रहे हैं, डोल्टन की। ठीक है, लगता है इन्हें ब्लॉक ही होना पसंद है, तो हम वही कर देंगे जहां इनको सुकून मिले। ठीक है, प्यार से समझना शायद पसंद नहीं है। ठीक है, तो एक तो कमेंट देखना होता है तो आंखें बड़ी करनी पड़ती है सब फाड़ के, दिखता ही नहीं है वहां, है ना, चश्मा लगा हुआ है। और फिर ज्यादा जोर से देख लो, कह रहा है सर गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है वो है ना। तो भैया, ठीक है, अब एक बार और इनके कमेंट आते हैं तो इन्हें परमानेंट चलता कर दीजिए, है ना, शायरी वाला, है ना? चलो, है ना बेटा, बताऊंगा परमाणु नाम किसने दिया, परमाणु की संरचना किसने दी, है ना, एरविन श्रोडिंगर कौन थे, ये कौन थे, वो सब पढ़ेंगे। डॉल्टन, हम पहले जो चीज सिक्वेंसुअल पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, आपकी बिल्कुल जानकारी ना, औपचारिक जानकारियां हैं। हाँ सर, हमें ये बता दीजिए, हमें ये बता, मैं सब बताऊंगा, है ना। हमारा टॉपिक अभी चल रहा है, अभी हमारा डॉल्टन ही कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो इतनी चीजें हुई। अब डॉल्टन ने अगला पॉइंट क्या कहा, है ना, एक तत्व के सभी परमाणु रासायनिक गुण और द्रव्यमान में एक समान होते हैं। ये लाइन भी आगे चल करके गलत साबित होगी, कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ एग्जाम्पल जैसे हम समझते हैं, मैं पहले इस लाइन को लिख दूं, एक तत्व के सभी परमाणु, इन्होंने क्या कहा था, एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण में एक समान होते हैं।
ठीक है, एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण में एक समान होते हैं। एटम ऑफ वन एलिमेंट आर। ठीक है ना भाई, हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मास, है ना, या है ना आर आइडेंटिकल, या फिर सेम, है ना, मतलब समान, आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल क्या चीज है भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं और मास की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी आगे चल करके गलत साबित होगी कि सर कैसे पता आपको गलत साबित होगी। देखो भाई, इन्होंने कहा एक तत्व के सभी परमाणु, है ना, रासायनिक गुण में समान होते हैं, ये आधी लाइन इनकी सही है, आज तक सही है। ठीक है, अब दूसरी बात सुनना यहां पर। ठीक है, एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान में कैसे, मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसी बात है तो 1H1 ये हाइड्रोजन का एक का द्रव्यमान, इसी तरह से 1H2 ये हाइड्रोजन का दूसरा द्रव्यमान, और ये 1H3 ये हाइड्रोजन का तीसरा द्रव्यमान। मतलब कहने की बात यह है कि इनके हिसाब से अगर ये होता तो सबके एक द्रव्यमान होने थे। प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटीरियम कैसे हो गए? चलो ठीक है ना, इसको छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, कार्बन का भी 12 द्रव्यमान होता है ना, कार्बन का 13 द्रव्यमान भी होता है और कार्बन का 14 द्रव्यमान भी होता है। ये लोग कार्बन के ही 3 समस्थानिक आ गए। कहने का मतलब यह है कि ये आइसोटोप और आइसोबार को नहीं समझा पाए। समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक, क्योंकि पता ही नहीं होगा ना उस समय, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो खोज हुई नहीं थी, तो अंतर कहां से हो रहा है, क्या चीज हो रही है? क्योंकि भैया न्यूट्रॉन के करंट डिफरेंस आया, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में होती है, तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, इसलिए लाइन दे दी, लेकिन आगे चल करके गलत होगी, है ना। आगे हम पढ़ेंगे इनके दोष क्या थे, इनकी कमियां क्या थी, उन कमियों में हम ये कमी भी पढ़ेंगे कि समस्थानिक और समभारिक को नहीं समझा पाए, ये कारण है इनका, है ना। और अगली चीज इनकी ठीक थी साहब कि अगर अलग अलग तत्व हैं तो उनके परमाणु द्रव्यमान एवं भार अलग अलग होंगे, लेकिन यह भी गलत हुई, क्योंकि जैसे बहुत सी बार हम पढ़ते हैं कि भाई ऑर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, इन सभी के द्रव्यमान समान है, तो अलग अलग तत्वों के द्रव्यमान कैसे एक समान है? फिर आपके स्टेटमेंट में तो आपने यही कहा। ठीक है, तो एक्चुअल में नॉर्मली तो डिफरेंट पाए जाते हैं, लेकिन समस्थानिक समभारिक में ये चीजें होती हैं, आइसोटोप आइसोबार में। ठीक है, तो मैंने आपको आइसोटोप आइसोबार पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? मुझे एक बार कमेंट करके बताना, नहीं पढ़ाए तो हम इसके आगे पढ़ेंगे ही सही। मुझे ऐसा लगता है केमिकल रिएक्शन के बाद शायद हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण कैसे होते हैं, याद रखिएगा, है ना। परमाणु द्रव्यमान वही परमाणु भार हो जाता है, और रासायनिक गुण कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी एंड मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट एटम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यदि आप परमाणु ही अलग अलग ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, ये देखने पर पता चलता है। ठीक है, नहीं पढ़ाया ना, ठीक है, पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, है ना, हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने शायद इसीलिए एटॉमिक मॉडल के बाद ही उन्हें पढ़ाया जाता है, तो मैं इसलिए एक बार कंफर्म करना चाह रहा था कि हुआ है कि नहीं हुआ है। मास और वेट डिफरेंट होता है, नहीं देखो, वैसे फिजिक्स में हम बोलते हैं कि मास और वेट डिफरेंट होता है ना, भार और द्रव्यमान अलग होता है,
क्योंकि भार जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, और द्रव्यमान एक किसी वस्तु के निर्माण में जो उसका पर्टिकुलर मोल लगे हैं, पार्टिकल लगे हैं, उस के टोटल क्वांटिटी को द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है, और आप भार की बात करेंगे तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण से उत्पन्न होता है। तो फिजिक्स की भाषा में आप जाएंगे तो वहां पर आप पढ़ते हैं कि द्रव्यमान और भार अलग होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान वर्ड यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, आप फिजिक्स के अंदर इसको अच्छे से देखेंगे जब आप ग्रेविटेशनल वाला टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। मैं फिजिक्स तो नहीं पढ़ा रहा आपको, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन भार बदलता रहता है। अब जब हमने इतनी चीजें पढ़ी, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमने पढ़ा, तो हमने बहुत कुछ चीजें देखी, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशन थी, कुछ सीमाएं थी। लिमिटेशन जब भी एक वर्ड आ जाता है ना, तो लिमिटेशन उस बात को दर्शाता है कि कमियां हैं एक प्रकार की। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, ये मेरी लिमिटेशन है ना। तो भाई ये वही चीजें होती कि लिमिटेशन क्या चीज है, सीमाएं क्या चीज होती हैं। तो इनकी लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन कह दो, सीमाएं कह दो, कमियां कह दो, जो कहना, लेकिन लिमिटेशन वर्ड इसलिए यूज किया जाता है ना, ताकि बुरा ना लगे, ताकि बुरा ना लगे कि हाँ भैया ठीक है। ठीक है, तो लिमिटेशन कह दो, सीमाएं कह दो, एक ही बात है, या कमी कह दो। देखो सबसे पहली कमी कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं, ये इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, इन्होंने ये जरूर बताया कि अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान अलग होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि परमाणु अलग अलग होता है। कैसे अलग होता है, क्योंकि पता ही नहीं है ना परमाणु। देखो परमाणु, जैसे हाइड्रोजन के बारे में मैं कहूं कि हाइड्रोजन का परमाणु है और हीलियम का परमाणु है। अब जब आप ये कहते हो कि इन दोनों के परमाणु अलग है, तो कैसे अलग है ये तो बताओ। ठीक है, कैसे अलग है ये तो बताओ। पांचवा और छठे पॉइंट में डाउट है ना, एक बार और। एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण एक समान होते हैं। एक तत्व है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन जो होता है उसका द्रव्यमान 1 होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, उसका द्रव्यमान 2 होता है। रासायनिक गुण तो समान ही होते हैं, लेकिन जब हम समस्थानिक पढ़ते हैं, एक तत्व का अलग अलग द्रव्यमान में पाया जाना, आज के समय में समस्थानिक की खोज हो चुकी है। तो ये जो चीज है ना, 1H1 और 1H2, ये द्रव्यमान अलग अलग होता है, ये इस चीज को इंगित करता है। लेकिन इन्होंने परमाणु द्रव्यमान एक समान होता है ये वर्ड यूज किया, है ना। द्रव्यमान अलग इसलिए क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। अरे भैया, इनके समय में न्यूट्रॉन की खोज ही नहीं हुई, इन्हें पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज होती है। तो जब पता ही नहीं है तो ये उस चीज को बताएंगे कैसे। तो इन्होंने कह दिया कि सभी तत्व के परमाणु द्रव्यमान, जैसे हाइड्रोजन है तो सबका द्रव्यमान एक ही होगा। अगर ऐसा है तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कैसे हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण अलग होते हैं। ये नॉर्मली तो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तब तो हमें सही पता चलता है, लेकिन जब हम समभारिक पढ़ते हैं, आइसोबार, अलग अलग तत्वों का समान द्रव्यमान होना। फॉर द एग्जांपल यहां पर देखिएगा, जैसे आप कहते हो कि सर ऑर्गन गैस है ना, पोटेशियम, इनका एटॉमिक नंबर इसका 18 है, इसका 19 है, लेकिन इनके, है ना, कुछ आइसोटोप ऐसे होते हैं इसका द्रव्यमान 40 है, इसका भी द्रव्यमान 40 है। तो अगर ये है तो भैया अलग अलग तत्व है, आर्गन और पोटेशियम अलग है, परमाणु द्रव्यमान रासायनिक गुण अलग होते हैं, तो फिर ये समान कैसे हो गए। ये इनकी कमियां भी मैं साथ ही साथ तुलना करते हुए ले जा रहा हूं। इन्होंने कहा कि ये ऐसा होता है ना, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी भाई, इन्होंने जो कहा, क्योंकि उनके समय में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी यार, है ना, इसलिए वो इतना डिटेल से नहीं समझा पाए। अब इनकी लिमिटेशन पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। इन्होंने कहा कि विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग होते हैं, क्यों होते हैं, है ना, विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं, क्यों होते हैं ये नहीं बता पाए। तो पहली कमी तो यही थी कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। अरे भैया क्यों होते हैं तो बताओ, है ना। जैसे कि आपने कह दिया कि इस दुकान का समोसा अच्छा है, इस दुकान का समोसा अच्छा नहीं है, तो आपने कुछ कैलकुलेशन किया होगा, आपने कुछ गणनाएं की होगी कि यार यहां का अच्छा है, यहां का अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों। तो आपने वो अंतर देखा होगा, आपने वो अंतर समझा होगा,
अभी तो आपने कहा इस दुकान का समोसा अच्छा है, तो इनसे पूछा कि भैया जब आपने आखिरी वाली लाइन कही कि अलग अलग तत्वों के द्रव्यमान रासायनिक गुण अलग होते हैं, तो विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते क्यों हैं, ये बता दो। अब बंदा कह रहा है कि द्रव्यमान द्रव्यमान क्यों अलग है, ये नहीं बता पाए। तो इट, या कह दो इफ फेल्ड टू एक्सप्लेन, है ना, इफ फेल्ड टू एक्सप्लेन, ये फेल हो गए इस चीज को एक्सप्लेन करने में। वाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, है ना, है ना, एक्सप्लेन वाई एटम ऑफ, है ना, एक्सप्लेन एटम, सॉरी, वाई एटम, एटम ऑफ डिफरेंट, तो एटम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एलिमेंट आर डिफरेंट, है ना, एटम ऑफ डिफरेंट इन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट। तो जैसे ही एलिमेंट बदलते हैं तो उनके अंदर के परमाणु अलग क्यों हो जाते हैं, ये बात ये बंदा नहीं बता पाया। अरे बताएंगे कैसे यार, ये गणनाएं जो होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के होते हैं, है ना। हाँ, समोसा खा के चेक करते हैं, वैसे ही यहाँ होता है। ठीक है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं, मैं तीनों पढ़ाता हूँ। ठीक है, जहां जिसकी आवश्यकता लगती है मैं वहां खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल भी वही तो बता रहा हूँ भाई, वही बता रहा हूँ, है ना। जैसे हाइड्रोजन है, हम इसको 1H1 लिखते हैं। हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 और द्रव्यमान 4 होता है। तो ये दोनों अलग क्यों है, ये नहीं बता पाए कि इनके परमाणु अलग क्यों होते हैं, नहीं बता पाए। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अगली चीज, समस्थानिक और संभारिक के अस्तित्व को नहीं बता पाए, है ना। समस्थानिक एवं समभारिक के बारे में नहीं बता पाए। नॉट एक्सप्लेन अबाउट आइसोटोप एंड आइसोबार। अगर ये बता देते तो ये लास्ट वाला पांचवा और छठा पॉइंट जो हमने पढ़ा वो गलत थोड़ी देते। देखो, समस्थानिक क्या होते हैं, है ना, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए एक छोटे से लाइन में याद रखो, आइसोटोप क्या होते हैं। एक तत्व का अलग अलग द्रव्यमान में पाया जाना। सेम एलिमेंट बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल भी दे रहे ना बेटा, जहां आएगा वहां देते चलेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी ये एग्जाम्पल ही तो है। जैसे 1H1, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। 1H2, ये भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है। और 1H3, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अब समस्थानिक मतलब तत्व एक ही है लेकिन अलग अलग द्रव्यमान है। देखो, एक का एक, एक का दो, एक का तीन है। ये क्यों है नहीं बता पाए। इसी तरह से होते हैं समभारिक, आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, अलग अलग तत्वों का समान द्रव्यमान होना। डिफरेंट एलिमेंट बट सेम
एटॉमिक मास कि सर कैसे हो सकता है ये देखिए, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये अलग अलग तत्व हैं। इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका 19, इसका 20, लेकिन इन तीनों के द्रव्यमान 40, 40 और 40। ये देखिए, अब ऐसा क्यों है, इसका कारण भी चाचा नहीं बता पाए। बात समझ में आई है ना? तो ये कमियां हैं। अगर ये कमी थी, देखो इन्होंने क्या कहा था, एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुण तो समान होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग तत्वों के परमाणु के रासायनिक गुण अलग होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान एक समान होंगे। भाई साहब ये एक ही तत्व है, देखो अलग अलग द्रव्यमान, नहीं बता पाए कारण, है ना? अलग अलग तत्वों का समान द्रव्यमान, इन्होंने कहा अलग अलग तत्व होंगे तो उनके द्रव्यमान अलग होंगे, लेकिन देखो यहां पर समान भी निकले। तो ये जो कंडीशन है ये समस्थानिक और संभारिक की है। तो ये दोनों ही घटनाएं ये नहीं बता पाई डिटेल के साथ, क्यों है, क्या कारण है, किस तरह से पाए जाते हैं। तो जब बता ही नहीं पाएंगे तो एक्सप्लेन कैसे होगा। और एक लास्ट बिंदु इनकी लिमिटेशन की या कमी का, तीसरा पॉइंट, परमाणु अविभाज्य कण है। ये इन्होंने कहा है, एटम इज अ इंडिविजिबल पार्टिकल। अरे चाचा, यदि इसका विभाजन हो ही नहीं सकता तो मुझे एक बात बताइए, ये रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक जो हुए हैं, है ना, या फिर हम इनकी बात करें जे थॉमसन की, इन्होंने हमें मूर्ख बना रखा है क्या? सोचने वाली बात है। यदि चाचा आपने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु के टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल, उप परमाणविक कण कहां से आए, है ना? ये इन्होंने कहा तो देख ली, अगर इसको तोड़ा होगा तभी तो देखे होंगे ना यार। इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी जानकारी कहां से लगी? यदि आपका स्टेटमेंट सही है तो इनकी जानकारी नहीं होनी थी, और इनकी जानकारी है मतलब आपका स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया यदि परमाणु अविभाज्य है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को नहीं देखा जा सकता था, और इन्हें देखा गया है मतलब कि ये टूटा है। जैसे कि आपको कहते आप गांव में नहीं हो, लेकिन पड़ोसी कहते मैंने तो आप देखा था यार तुझे कल यहां, तो या तो पड़ोसी झूठ बोल रहा है या आप झूठ बोल रहे हो, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है ना। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। पड़ोसी का मैंने तुम्हें गांव में देखा 2 दिन पहले, तुम कह रहे हो मैं 8 दिन से गांव में ही नहीं, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है सही, दोनों तो नहीं हो सकते। तो इस मामले में भाई साहब, डाल्टन साहब की ये जो लाइन है ये आज के समय में धराशायी है। लेकिन एग्जाम में आज भी ये पूछते हैं कि अविभाज्य कण कौन सा है, एटम इज अ इंडिविजिबल पार्टिकल। लेकिन ये कमी है इनकी, है ना, ये इनकी कमी है, ये इनकी लिमिटेशन, ये इनका दोष है। लेकिन उस समय तक इनकी खोज ही नहीं होती, नहीं तो चाचा को सपना थोड़ी आ रहा था गलत लाइन लिखूं, है ना। चाचा को पता होता तो लिख देते परमाणु को तोड़ा जा सकता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या परमाणु जो होता है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ये सोचने वाली बात थी, ठीक है। हालांकि इनके समय में वो चीजें नहीं हुई तो ये कैसे ही कहेंगे उस चीज के बारे में, तो ये चीज निकल करके आ जाती है, ठीक है। इतनी चीजें आपने बहुत अच्छे से समझी होगी। अब जब हम एटम के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, तो ये क्या चीज होती है, एटॉमिक मॉडल क्या चीज होती है, तो अभी मैं आपको लेकर के चलूंगा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको एक रूपरेखा बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे ये है ना, ये कहां होगा, ये क्या चीज होगी, है ना। ये यहां पर कंप्लीट हो गया, इतनी ही कमियां थी इनकी, सारी कमियां हमने देख ली। अभी हमें यहां पर जो पढ़ना है वो एटॉमिक मॉडल रहेंगे। क्या रहेंगे? एटॉमिक मॉडल, है ना, कि किसने परमाणु को समझाने के लिए कौन कौन सा मॉडल दिया। दूसरे नंबर पर फिर आप पढ़ेंगे कि भैया एटॉमिक नंबर कैसे आया, एटॉमिक मास कैसे आया, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान कैसे आए। उसके बाद में, है ना, और यहीं पर आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना। जो बच्चे पूछ रहे थे ना कि ये नाम किसने दिया, संरचना किसने दी, वो सब आप यहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी के बाद में आप यहां पर आइसोटोप, आइसोबार पढ़ेंगे, है ना। आइसोटोप और आइसोबार पढ़ेंगे, है ना, आइसोटोन्स भी पढ़ेंगे, मतलब सब समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। ये हमारा सीक्वेंस होगा इस टॉपिक को पढ़ने का, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद में परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, द्रव्यमान क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर समस्थानिक संभारिक वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर अभी हमें वो चीज भी पढ़नी है ना, कि भैया इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है ना, बेसिक सी जानकारी। चलिए कैसी लगी क्लास बताओ जल्दी से, ठीक है। हाँ, और जिन बच्चों को लेट जुड़े हैं, है ना, ये है तो मैं बता देता हूँ भैया, हमारी कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मेरी मैराथन चल रही थी, ठीक है। ठीक है, मैंने बुक ऑर्डर की है, कितने दिन में बेटा, वहां नीचे देखिए ना, आपको बता रहा होगा टाइम पीरियड कितने दिन में आ जाएगी, ठीक है। तो प्लीज, है ना, वैसे तो 7 से 10 दिन का टाइम पीरियड रहता है, लेकिन फिर भी आप जल्दी भी हो सकती है, तो वो आप देख लीजिए, उसको वहां बता रहा होगा, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन दे दो, अरे भैया, ठीक है, मुझे सुनानी होगी मैं वैसे ही सुना दूंगा, है ना। तो है ना, आज मन भी नहीं है कोई शायरी वायरी का, तो छोड़ते हैं ना यार। चलिए ठीक है, आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं कल। चलिए धन्यवाद।